नमस्कार। आज की इस बेहद खास और रोमांचक चर्चा में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है 460 करोड़ साल के एक महाकाव्य सफर की। एक ऐसी पृथ्वी से हमारी शुरुआत होगी जो कभी सिर्फ उबलते हुए लावा का एक गोला थी, और वहां से होते हुए हम आज की जटिल मानव सभ्यताओं के उदय तक का सफर तय करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ समय के बीतने की कहानी नहीं है। ये कहानी है अनुकूलन यानी अडेप्टेबिलिटी की जीत की। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। अगर हम समय के पन्नों को पीछे पलटें तो ये टाइमलाइन उस डीप टाइम के विशाल पैमाने को दिखाती है जिसकी कल्पना करना भी शायद हमारे लिए मुश्किल है। जरा सोचिए, 460 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी सिर्फ आग, धुएं और तूफानों से घिरी थी। फिर करोड़ों साल बीते, महासागर बने और जीवन पनपा। लगभग 23 करोड़ साल पहले विशालकाय डायनासोर अस्तित्व में आए। वो ब्रैकियोसॉरस और टाइटेनोसॉरस जैसे जीव जो किसी चलते फिरते महल से कम नहीं थे, उन्होंने पृथ्वी पर राज किया। लेकिन उनका ये शानदार युग 6.6 करोड़ साल पहले अचानक और बेहद खौफनाक तरीके से खत्म हो गया। आज के इस विश्लेषण का सफर इन 6 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। पहला, पृथ्वी और महाविनाश। दूसरा, होमो सेपियंस का उदय। तीसरा, सोच की क्रांति। चौथा, दुनिया का सफर। पांचवा, कृषि और स्थायी जीवन। और अंत में छठा पड़ाव, सभ्यताओं का जन्म। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, पृथ्वी और महाविनाश। शुरुआती ब्रह्मांड किसी के लिए भी आसान जगह नहीं थी। पृथ्वी उबल रही थी, हर तरफ ज्वालामुखियों के विस्फोट हो रहे थे। जब ये थोड़ी ठंडी हुई तो इसने अपने सबसे शक्तिशाली जीवों, डायनासोरों का स्वागत किया। लेकिन फिर आसमान से एक महाविनाशक मेहमान आया। एक एस्टेरॉयड जो लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, और इसकी रफ्तार सुन के आप दंग रह जाएंगे। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज रफ्तार के पलक झपकते ही सब कुछ खाक हो गया। इस भयंकर टक्कर से आई सुनामी और आग के बवंडर ने उन 40 टन के राजाओं को कुछ ही सेकंडों में हमेशा के लिए धरती से मिटा दिया। यहीं से हमारा दूसरा भाग शुरू होता है, होमो सेपियंस का उदय। महाविनाश के बाद जब धूल छटी और धुआं साफ हुआ तो धरती बिल्कुल शांत थी। वो विशाल शिकारी हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई खाली पड़ी दुनिया का वारिस कौन था? देखिए, प्रकृति में सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं होता। जो मिट गए वो 40 टन के विशाल डायनासोर थे, जो सिर्फ अपने आकार और शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे। और जो बच गए वो छोटे चूहे जैसे रात के अंधेरे में छिपकर रहने वाले स्तनधारी जीव थे। उनका छोटा आकार और किसी भी माहौल में ढल जाने का जो लचीलापन था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। इन्हीं जीवों ने आगे चलकर हमारे पूर्वजों के लिए रास्ता तैयार किया। समय बीता और अफ्रीका के जंगलों में मौसम बदलने लगा। घने जंगल सिकुड़कर दूर तक फैले खुले मैदानों में बदल गए। यहीं से हमारा असली संघर्ष शुरू हुआ। सरवाइव करने के लिए हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर सीधा चलना शुरू किया ताकि वो लंबी घास के पार देख सकें। समस्याओं को सुलझाने के लिए उनका दिमाग असाधारण रूप से बड़ा हो गया। पत्थरों को तराशने और हथियार पकड़ने के लिए हाथों की पकड़ मजबूत हुई। वो शेर या चीते जितने ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन अपनी समझ, तेज दौड़ने की क्षमता और भीषण गर्मी सहने की ताकत से उन्होंने खुद को प्रकृति के इस क्रूर खेल में जिंदा रखा। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, जो विकास के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, सोच की क्रांति। शारीरिक रूप से तो इंसानों ने खुद को ढाल लिया था, लेकिन अब एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठने वाला है जिसने हमें बाकी सभी जानवरों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। इसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन यानी सोच की क्रांति कहते हैं। आज से करीब 70,000 साल पहले हमारे दिमाग में एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अब होमो सेपियंस सिर्फ उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे थे जो उनके सामने मौजूद थीं, बल्कि वो उन चीजों की भी कल्पना कर सकते थे जो इस दुनिया में थी ही नहीं। वो कहानियां गढ़ सकते थे, भविष्य सोच सकते थे। इसी गजब की सोच ने उस खतरनाक जंगल को डर की जगह से बदलकर सर्वाइवल के एक स्कूल में तब्दील कर दिया। तो इस क्रांति ने असल में काम कैसे किया? हमारी जटिल भाषा ने ये बताने में तो मदद की ही कि खतरा कहाँ है, लेकिन असली जादू था साझा कल्पना का। दूसरे जानवर बिना आपसी भरोसे के 50-60 से बड़ा झुंड नहीं बना सकते, लेकिन इंसानों ने क्या किया? उन्होंने देवी देवताओं, आत्माओं और साझी कहानियों पर विश्वास करना शुरू किया। बस एक ही कहानी ने हजारों अनजान इंसानों को एक साथ जोड़ दिया।
इस बड़े पैमाने पर सहयोग ने ही होमो सेपियंस को अजेय बना दिया। और इसी बड़े पैमाने के सहयोग ने हमें पहुंचाया हमारे चौथे पड़ाव पर, दुनिया का सफर। जब हजारों इंसानों ने आपस में जुड़ना सीख लिया तो अफ्रीका के वो मैदान छोटे पड़ने लगे। अब समय था सबसे बड़े भौगोलिक परीक्षण का। 60,000 साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले। और जरा सोचिए, बिना किसी जीपीएस, बिना किसी गाड़ी या आधुनिक तकनीक के उन्होंने 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, 40,000 साल पहले यूरोप और 15,000 साल पहले अमेरिका तक का सफर तय कर लिया। विशाल महासागरों को पार किया, ऊंचे पहाड़ लांघे और तपते रेगिस्तान पार किए। ये एक मामूली से जीव का पूरी दुनिया को जीतने का सफर था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट आता है। जब हम इस सफर पर थे तो हम अकेले नहीं थे। यूरोप और एशिया में निएंडरथॉल जैसी प्रजातियां पहले से रह रही थीं। पहले लोग मानते थे कि सिर्फ उनसे युद्ध हुआ और हमने उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन आधुनिक डीएनए रिसर्च कुछ और ही कहानी बयां करती है। आज भी यूरोप और एशिया के लोगों के डीएनए में 4% हिस्सा निएंडरथॉल का है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ लड़ाई नहीं हुई बल्कि संबंध भी बने, और वो प्रजातियां एक तरह से आज भी हमारे भीतर जीवित हैं। और यहीं पर होमो सेपियंस की सबसे बड़ी महाशक्ति निखर कर सामने आती है। जब वो यूरोप की हाड़ कंपा देने वाली -20 डिग्री सेल्सियस की सर्दी में पहुंचे तो मरने के बजाय जानवरों की खाल पहनना और आग का इस्तेमाल करना सीखा। जब वो रेगिस्तान पहुंचे तो कुएं खोदने सीख लिए। उन्होंने शरीर के बदलने या बायोलॉजी का इंतजार बिल्कुल नहीं किया, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके खुद को हर माहौल में ढाल लिया। सच कहूं तो यही लचीलापन हमारी असली सुपर पावर थी। चलिए अब रुख करते हैं 5 विभाग की ओर, कृषि और स्थायी जीवन। लाखों सालों तक इंसान सिर्फ शिकार कर रहा था, भाग रहा था और बस कल की फिक्र में जी रहा था। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा ठहराव आया जिसने समाज को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। आज से लगभग 11,000 साल पहले अंतिम हिम युग की बर्फ पिघलने लगी, नदियां बहने लगी और दुनिया का मौसम अचानक स्थिर हो गया। अब पेड़ पौधे एक तय मौसम के हिसाब से बढ़ने लगे थे, और इसी बात ने हमारे पूर्वजों के दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार डाला कि रोज रोज शिकार के पीछे भागने के बजाय क्यों न खुद बीज बोए जाएं और फसल का इंतजार किया जाए। बस यहीं से नवपाषाण क्रांति की शुरुआत हुई। अब गेहूं, जौ और चावल उगाना शुरू हो गया था। जिन जानवरों का कभी सिर्फ शिकार होता था, जैसे भेड़, बकरी, गाय, अब उन्हें पालना सीख लिया गया। भूख का रोजाना का खौफ अब खत्म हो गया था। और सबसे कमाल की चीज क्या हुई? इंसान को इतिहास में पहली बार फ्री टाइम यानी खाली वक्त मिला। इसी खाली वक्त ने कारीगरी, मिट्टी के बर्तन बनाने और धातुओं के इस्तेमाल को जन्म दिया। लोग अब अस्थायी तंबू में नहीं बल्कि अपने बनाए स्थायी घरों और गांवों में बसने लगे थे। और इसी स्थिरता ने जन्म दिया हमारे आखिरी पड़ाव को, सभ्यताओं का जन्म। जब घर बने तो गांव बसे, और जब गांव समृद्ध हुए तो वो बड़े शहरों में बदलने लगे। अगर हम दुनिया की 2 सबसे प्राचीन सभ्यताओं की तुलना करें तो बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। एक तरफ मेसोपोटामिया है, जहां राजा खुद को ईश्वर का रूप मानते थे, कड़े कानून थे और विशाल मंदिर थे। वहीं दूसरी तरफ हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। जो बात इसे इतनी अद्भुत बनाती है वो है इसकी शांति। यहाँ बड़े बड़े हथियार या राजाओं के महल नहीं मिले, इसके बजाय यहाँ बेहतरीन अंडरग्राउंड ड्रेनेज व्यवस्था और शानदार नियोजित शहर मिले। ये दोनों सभ्यताएं दिखाती हैं कि कैसे नदियों के किनारे इंसानों ने अलग अलग तरह के समाज बसाए। ये पूरा बदलाव वाकई महसूस करने लायक है। जरा सोचिए, जो हंटर गैदरर कल तक छोटे छोटे समूहों में रहता था, जिसे सिर्फ भूख और जंगल का डर एक साथ बांधे रखता था, वो अब एक सभ्य नागरिक बन चुका था। समाज अब पूरी तरह से वर्गों में बंट गया था। किसान अलग, सैनिक अलग और पुरोहित अलग, और सबसे ऊपर आ गया था एक राजा। लेकिन मजे की बात यह है कि राजा सिर्फ तलवार से राज नहीं करता था, बल्कि उन साझा कहानियों से राज करता था जिन्हें इस विशाल समाज ने सच मान लिया था। तो एक ऐसा जीव जो कभी अफ्रीका के जंगलों में सहमा हुआ रहता था, उसने अपनी सोच और ढल जाने की खूबी से हिमयुग को हराया, पूरी दुनिया को नाप दिया और विशाल साम्राज्य खड़े कर दिए। हमारी इसी कल्पना की ताकत ने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि भविष्य में यही कल्पना क्या नया निर्माण करेगी या फिर क्या विनाश करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे हमारे आज से टकराता है और हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।